वेलकम स्टूडेंट्स। इंजीनियर्स गेटवे के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं ललित राठी आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम यहां पर इंजीनियरिंग फिजिक्स सब्जेक्ट को कवर अप कर रहे हैं। AKTU के अकॉर्डिंग जो एज पर न्यू सिलेबस उसने दिया है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर टॉपिक वाइज अपनी सेकेंड यूनिट को कवर अप कर रहे हैं। ठीक है, इससे पहले फर्स्ट यूनिट हमने टॉपिक वाइज आपको प्रोवाइड करा दी है। यहाँ पर जो भी चीज़ आपको मिल रही है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। चाहे आप नोट्स देख लीजिए, चाहे आप वीडियो लेक्चर्स देख लीजिए, ठीक है, वो सब आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हम प्रोवाइड करें। ठीक है, और वो भी टॉपिक वाइज और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो चलिए उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम यूनिट नंबर 2 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी के आज टॉपिक मैक्सवेल की थर्ड इक्वेशन को कवर अप करने वाले। ठीक है, इससे पहले हमने मैक्सवेल की इक्वेशंस क्या होती हैं उनके बारे में और इंटीग्रल और डिफरेंशियल फॉर्म मैंने आपको एक लेक्चर में बताई थी। फिर हम मैक्सवेल की फर्स्ट इक्वेशन को कवर अप किया, इंटीग्रल फॉर्म और डिफरेंशियल फॉर्म कैसे हम ड्राइव करते हैं, देन सेकंड को, और अब हम थर्ड इक्वेशन पर आ जाते हैं। ठीक है, उससे पहले मैं मैक्सवेल की इक्वेशन की मेन इंपॉर्टेंस क्या है वो फिर से मैं इस लेक्चर में 1 मिनट लेकर आपको रिवाइज करा देता हूँ, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आपको इंपॉर्टेंस का पता नहीं चलेगा तब तक आपको पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं आएगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं 1 मिनट का समय निकालकर। जैसे लिखा हुआ है, मेन इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्सवेल इक्वेशंस क्या है। मैक्सवेल इक्वेशंस आर गिव अस द आइडिया दैट ए चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज इंड्यूस एन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ए चेंजिंग इन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज इंड्यूस ए मैग्नेटिक फील्ड। कहने का मतलब ये है कि मैक्सवेल की इक्वेशंस के अकॉर्डिंग अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में चेंज करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। और इसी से संबंधित मैक्सवेल की इक्वेशंस रिलेट्स करती हैं पैरामीटर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पैरामीटर्स ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब या इसका जो यूज है वो क्या हुआ कि अगर कोई भी एक पैरामीटर आपको गिवन है तो आप अदर पैरामीटर्स को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। या सिंपल वर्ड में हम बोले तो इट इज यूज टू रिलेट इलेक्ट्रिक फील्ड पैरामीटर्स विद इट्स इक्विवेलेंट मैग्नेटिक फील्ड पैरामीटर्स। कहने का मतलब ये है कि ये इक्वेशंस यूज होती हैं जिससे कि इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरामीटर्स को उसके इक्विवेलेंट मैग्नेटिक फील्ड के पैरामीटर्स से रिलेट किया जा सके। मैक्सवेल की जो इक्वेशंस है वो सेट ऑफ 4 इक्वेशंस होता है जो डिस्क्राइब करती हैं बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि ये जो 4 सेट इक्वेशंस के हैं ये डिस्क्राइब करती हैं बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड एंड हाउ दे रिलेट टू ईच अदर, और ये एक दूसरे से कैसे रिलेट करती हैं। देन ये डेमोन्स्ट्रेट करती हैं कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों सेम फिनोमिना के साथ है ना, सेम फिनोमिना। तो ये एक रिकैप मैंने आपका कर लिया, मेन इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्सवेल इक्वेशंस क्या। अब थोड़ा सा एप्लीकेशंस देख लेते हैं मैक्सवेल इक्वेशंस की। मैक्सवेल इक्वेशंस की मेन एप्लीकेशन क्या है कि हम कैलकुलेट कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को, कैलकुलेट कर सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड को, जो हेल्प करेगा इलेक्ट्रिक सर्किट को या उसके आइडिया को हमें बताने। ठीक है, क्लियर हुआ। तो ये एप्लीकेशन है मैक्सवेल इक्वेशंस की। इसके अलावा आप मोटर्स में, फैंस में, है ना, अलग अलग मशीनरीज में, इन सब में आपका मैक्सवेल की इक्वेशंस की हेल्प से ही मैग्नेट जहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड की हेल्प से मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की हेल्प से इलेक्ट्रिक फील्ड यूज हो रहा है, वहाँ पर मैक्सवेल की इक्वेशंस का ही कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है। ठीक है, वो एप्लीकेशन आपकी डिफेंस फॉर्म में भी हो सकती है, डिफेंस रीजन में भी हो सकती है, मेडिकल रीजन में भी हो सकती है, इंडस्ट्रियल रीजन में भी हो सकती है। ठीक है, अब आते हैं, एक क्वेश्चन ये भी है कि विच प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड अकॉर्डिंग टू द मैक्सवेल इक्वेशन। मैक्सवेल की इक्वेशन के अकॉर्डिंग कौन मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। तो इससे पहले अगर हम देखें तो अर्लियर इट वाज बिलीव दैट ओनली कंडक्शन करंट कुड इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, बट मैक्सवेल एम्पियर्स लॉ करेक्टेड। इन मैक्सवेल की इक्वेशन से पहले ये बिलीव किया जाता था कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो केवल और केवल कंडक्शन करंट की हेल्प से ही प्रोड्यूस होता है। लेकिन मैक्सवेल की इक्वेशंस ने ये प्रूफ कर दिया कि डिस्प्लेसमेंट करंट भी प्रोड्यूस करती है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो आई होप ये रिकैप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए तो अब हम मैक्सवेल की थर्ड इक्वेशन पर आ जाते हैं। मैक्सवेल की थर्ड इक्वेशन क्या कहती है थोड़ा सा वो देख लेते हैं। मैक्सवेल की थर्ड इक्वेशन फैराडेज लॉ को डिफाइन करती है, जो कहता है वेन एवर ए कंडक्टर इज प्लेस्ड इन ए वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड एन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज इंड्यूस्ड। यानी कि अगर हम
एक कंडक्टर को प्लेस करते हैं एक वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड में, तो वहां पर एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंड्यूस हो जाता है। इफ द कंडक्टर सर्किट इज क्लोज्ड, अगर कंडक्टर का जो सर्किट है वो क्लोज है, ए करंट इज इंड्यूस्ड, देन एक करंट इंड्यूस्ड होगी, दैट्स कॉल्ड द इंड्यूस्ड करंट, और उसको हम इंड्यूस्ड करंट बोलेंगे। अगर हम मैक्सवेल की थर्ड इक्वेशन को देखें इन डिफरेंशियल फॉर्म, तो इट्स कर्ल E इक्वल्स टू माइनस dv अपॉन dt हो जाएगा। और अगर हम इंटीग्रल फॉर्म में देखें इसी को, तो ये L है, सॉरी, यानी कि लाइन इंटीग्रल ऑफ E dl इक्वल्स टू माइनस सरफेस इंटीग्रल ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू t डॉट ds। ये आपका इंटीग्रल फॉर्म हो जाती है। यही चीज हमको प्रूफ करनी है इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल एंड इन द फॉर्म ऑफ द इलेक्ट्रिक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे बच्चों, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ मैक्सवेल थर्ड इक्वेशन क्या है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं, थोड़ा ध्यान से आप लोग देखेंगे। द थर्ड इक्वेशन इज द फैराडेज लॉ इन इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक induction, that is the induced electromagnetic field around any closed surface is equal to the negative time rate of change of magnetic flux through the path excluding the surface। कहने का मतलब ये है कि फैराडेज लॉ को बताता है थर्ड इक्वेशन। फैराडे लॉ इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, दैट मीन्स अगर हम इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं अराउंड ए क्लोज सरफेस, देन सॉरी द इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, जो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो रहा है किसी एक क्लोज सरफेस के, वो इक्वल होगा किसके, निगेटिव टाइम्स रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, यानी कि उस बॉडी के आसपास हम जिस रेट से मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज कर रहे हैं उसका निगेटिव विद रेस्पेक्ट टू टाइम वो इक्वल होगा इंड्यूस्ड ईएमएफ के। ठीक है, ये मैक्सवेल की थर्ड इक्वेशन का फिजिकल सिग्निफिकेंस कहलाता है। ठीक है, अब हम ड्राइव करते हैं मैक्सवेल की थर्ड इक्वेशन। तो इसके हिसाब से अगर हम इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड लिखें, देन E इक्वल्स टू माइनस डी फाई वी अपॉन dt। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी के साथ। तो पुट हियर इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यानी कि जो फिजिकल सिग्निफिकेंस है मैक्सवेल की थर्ड इक्वेशन का, उसके अकॉर्डिंग जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है एक क्लोज सरफेस के, जब हम वो इक्वल होगा निगेटिव टाइम्स रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द पाथ एक्सक्लूसिव द सरफेस, है ना। ये हो गया आपका। बट क्या होता है, बट changing magnetic flux induced an electric field around ए सर्किट, अराउंड ए सर्किट को शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया मैंने सर्किट, देन द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज गिवन एज। कहने का मतलब ये है कि जैसा कि आप फिजिकल सिग्निफिकेंस में पढ़ रहे थे कि जो आपका चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स है ना, ये है ना रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, तो वो क्या कर देता है, इंड्यूस करता है इलेक्ट्रिक फील्ड। हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा है कि मैक्सवेल की इक्वेशन क्या कहती है कि अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में चेंज करते हैं तो वो इंड्यूस करता है इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो दैट मीन्स यू कैन ऑल्सो राइट दैट इंड्यूस्ड ईएमएफ इक्वल्स टू लाइन इंटीग्रल E dl। पुट हियर इक्वेशन नंबर सेकंड। अब दोनों क्या है, इंड्यूस्ड ईएमएफ है, तो अगर हम दोनों को इक्वेट कर लें देन वी गेट, तो लिखेंगे फ्रॉम
इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो क्या हो जाएगा, लाइन इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एल इक्वल्स टू माइनस डी फाइव बी वेक्टर अपॉन डी टी। ठीक है, इट बिकम्स इक्वेशन नंबर सेकेंड। लिखेंगे वी नो दैट हम जानते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी जो होती है, जिसको हम V से इंडिकेट करते हैं, वो क्या होती है, मैग्नेटिक फ्लक्स अपॉन एरिया। मैग्नेटिक फ्लक्स अपॉन एरिया, ठीक है, दैट मीन्स V इक्वल्स टू 5B अपॉन A। तो अगर मैं यहाँ से 5B निकालता हूँ तो 5B बिकम्स B इंटू A। ठीक है, और मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ वेक्टर V इंटू ds। जो ये ds है ये शो करता है एक स्मॉल क्लोज सरफेस का एरिया, ये एरिया ऑफ स्मॉल क्लोज्ड सरफेस एरिया को बताता है। तो यानी कि जो V डॉट ए था, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इनटू एरिया, उसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, सरफेस इंटीग्रल, क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, और यहाँ पर जो ds है वो एरिया को ही डिफाइन कर रहा है एक स्मॉल क्लोज सरफेस की। ठीक है, तो अब इक्वेशन नंबर सेकेंड को हम कैसे लिख सकते हैं, नाउ इक्वेशन थर्ड रिटन एज थर्ड इक्वेशन को हम कैसे लिखेंगे, लाइन इंटीग्रल ऑफ ई डी एल इक्वल्स टू माइनस डी अपॉन डी टी, और ये हो जाएगा क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एस। इज दैट क्लियर? बिकॉज आपका जो b है वो क्या है, एक वेरिएबल क्वांटिटी है ना, वेरिएबल क्वांटिटी, क्योंकि ये मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है जो वेरी करेगी, मैग्नेटिक फ्लक्स यानी कि हम उसको वेरी करा रहे हैं तो, है ना, देन क्वांटिटी, देन जो ये आपका डिफ्रेंशिएशन है इसको हम पार्शियली डिफ्रेंशिएशन में चेंज कर सकते हैं, देन dt चेंज इनटू पार्शियल डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू t। ठीक है, अगर मैं इस इक्वेशन नंबर 4 पुट करता हूँ, देन नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। इक्वेशन 4 बिकम्स, क्या हो जाएगी बेटा, सरफेस इंटीग्रल सॉरी लाइन इंटीग्रल ऑफ E डी एल इक्वल्स टू माइनस सरफेस ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन b विद रेस्पेक्ट टू t इंटू ds। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। ठीक है, देखिए आप अगर इक्वेशन नंबर यहाँ पर 4 को देखें तो यहाँ पर जो ये था डिफरेंशिएशन का साइन, हमने इसको पार्शियली डिफरेंशिएशन में कन्वर्ट किया है और कुछ यहाँ पर नहीं। ठीक, देन इक्वेशन नंबर 5 लिख दूं। अब अगर दोनों साइड सेम इंटीग्रल हो जाए तो फिर हम उसको क्या कर सकते हैं, इंटीग्रल को हटा सकते हैं। तो उसके लिए हम अकॉर्डिंग टू स्टोक्स थ्योरम क्या कहती है, स्टोक्स थ्योरम कुछ नहीं कहती, स्टोक्स थ्योरम ये कहती है कि लाइन इंटीग्रल ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू द सरफेस इंटीग्रल विद कर्ल ऑफ दैट वेक्टर ds। ठीक है,
ये हो जाती है, यही स्टोक्स थ्योरम है। और अगर हम इसका यूज करते हैं इक्वेशन नंबर 5 में, देन इक्वेशन 5 बिकम्स, इक्वेशन 5 जो है वो क्या बन जाएगी? अब पहले तो मैं ये लिख लेता हूँ, लाइन इंटीग्रल ई डी एल। तो ये जो लाइन इंटीग्रल है ये कन्वर्ट हो जाएगा क्लोज सरफेस इंटीग्रल में, दैट मीन्स कर्ल ऑफ वेक्टर ई डी एस, और उसके इक्वल्स टू में था माइनस सरफेस इंटीग्रल ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन v विद रेस्पेक्ट टू t डॉट डी एस। अब दोनों साइड सेम इंटीग्रल हो गया है, सरफेस इंटीग्रल। देन हम दोनों को हटा देंगे, वी गेट कर्ल ऑफ ई वेक्टर इज इक्वल टू माइनस डेल v अपॉन डेल t। ठीक है, तो ये हो जाएगा, या फिर आप इसको लिख सकते हैं कर्ल ऑफ वेक्टर ई प्लस डेल v, सॉरी वेक्टर अपॉन डेल t इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये आपकी मैक्सवेल की थर्ड इक्वेशन हो जाती है इन डिफरेंशियल फॉर्म। और आप इसको कर्ल को हटा के क्रॉस प्रोडक्ट होता है कर्ल का मीनिंग, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अपॉन डेल t इक्वल्स टू 0। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि मैक्सवेल की जो थर्ड इक्वेशन है उसकी डिफरेंशियल फॉर्म हम कैसे ड्राइव करते हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं इंटीग्रल फॉर्म। तो बच्चों समझ में भी तो आ भी रहा है या नहीं, या ऐसे ही चल रहा है काम है? देन है इंटीग्रल फॉर्म। आप लोगों का विश्वास तो है हम पे, ये तो बात माननी पड़ेगी, है ना? और आपका विश्वास है तभी इंजीनियर्स गेटवे भी है। वी नो दैट, जब तक आपका विश्वास है तो इंजीनियर्स गेटवे झुकेगा नहीं, है ना? वो डायलॉग है ना, तो उसको आप ध्यान में रखते रहे करें हमेशा। तो वी नो दैट मैक्सवेल थर्ड इक्वेशन इन डिफरेंशियल फॉर्म, डिफरेंशियल फॉर्म इज, अभी हमने प्रूफ की है, तो एक साथ कराने का यही एक मोटिव था कि आप लोगों को इजीली डिफरेंशियल फॉर्म और इंटीग्रल फॉर्म रिलेट हो जाए, आप उसमें कंफ्यूज ना हो, है ना? तो अब इससे पहले हमने एक स्टेप क्या किया था, सरफेस इंटीग्रल को हटाया था। तो नाउ टेकिंग सरफेस इंटीग्रल on both sides of equation first, then we get, अगर आप लोगों ने फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन के डेरिवेशन देखे होंगे तो वहाँ पर कॉमन क्या है, वहाँ पर डाइवर्जेंस थ्योरम का यूज होता है। जब आप इंटीग्रल फॉर्म में करते हैं तो वहाँ पर आप वॉल्यूम इंटीग्रल लेते हैं। वहीं पर जब आप थर्ड और फोर्थ इक्वेशन कर रहे हैं तो आप यहाँ पर स्टोक्स थ्योरम का यूज़ करेंगे, और जब आप इंटीग्रल फॉर्म में करेंगे तो यहाँ पर आपको सरफेस इंटीग्रल लेना पड़ेगा। कहीं पे भी कुछ भी गुंजाइश नहीं है कन्फ्यूजन की कि कहाँ पर सरफेस इंटीग्रल लेना है, कहाँ पर वॉल्यूम इंटीग्रल लेना है, कहाँ पर लाइन इंटीग्रल लेना है। ठीक है, या फिर कहाँ पर स्टोक्स थ्योरम का यूज़ करना है, कहाँ पर डाइवर्जेंस का। पहले डाइवर्जेंस, लास्ट की दो इक्वेशन में स्टोक्स थ्योरम, पहली दो इक्वेशन में वॉल्यूम इंटीग्रल, बाद की दोनों इक्वेशन में सरफेस इंटीग्रल। जब फोर्थ इक्वेशन पढ़ेंगे तब भी आप वहाँ पर देख लें। ठीक है, चलिए, तो जब दोनों तरफ हम सरफेस इंटीग्रल ले लेते हैं तो क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ कर्ल वेक्टर ई डी एस इज इक्वल्स टू माइनस क्लोज सरफेस इंटीग्रल पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर बी डी एस। ठीक है, ये हो जाए क्लियर। then according to स्टोक्स थ्योरम, अब यहाँ पर स्टोक्स थ्योरम का यूज कर लेते हैं। और स्टोक्स थ्योरम क्या कहती है कि लाइन इंटीग्रल ऑफ
any vector is converted into the surface integral with कर्ल ऑफ दैट वेक्टर, इसको इक्वेशन सेकंड पुट करें, देन इक्वेशन सेकंड बिकम्स, तो सेकंड इक्वेशन क्या हो जाएगी, सरफेस इंटीग्रल ऑफ कर्ल वेक्टर ई डी एस वेक्टर इक्वल्स टू, अब जो ये कर्ल के साथ ई वेक्टर है उसका सरफेस इंटीग्रल चेंज हो जाएगा लाइन इंटीग्रल में, और आपको मिल जाएगा वेक्टर ई डी एल सॉरी, और इक्वल टू आपका जो है वो एज इट इज रहेगा सरफेस इंटीग्रल ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन v विद रेस्पेक्ट टू t इंटू डी एस। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, और यही आपकी मैक्सवेल की थर्ड इक्वेशन हो जाती है इन इलेक्ट्रिकल फॉर्म। ठीक है, चलिए, तो मैक्सवेल की फर्स्ट इक्वेशन हो गई है डिफरेंशियल फॉर्म इंटीग्रल फॉर्म में, मैक्सवेल की सेकंड इक्वेशन डिफरेंशियल फॉर्म और इंटीग्रल फॉर्म में, मैक्सवेल की थर्ड इक्वेशन भी हो गई है डिफरेंशियल फॉर्म एंड इन इलेक्ट्रिकल फॉर्म। तो आई होप सभी बच्चों को समझ में आ रहा है, क्योंकि आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब यानी कि आप कमेंट में कोई भी फीडबैक नहीं दे रहे, तो दैट मीन्स हमारी तरफ से, चैनल की तरफ से समझा जा रहा है कि हमारे जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो बहुत ही होशियार हैं, बहुत ही अच्छे हैं, कुछ बोलते नहीं हैं, कुछ कमेंट नहीं करते हैं, शांत रहने वाले बच्चे, है ना, ऐसा ही है। कमेंट्स को देखकर तो ऐसा ही लग रहा है, खाता ऐसे ही है ना। चलिए कोई नहीं, आप अगर कोई सजेशन देना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। सेशन को एंजॉय करने के लिए आपका थैंक यू। सेशन अगर अच्छा लगा हो तो आप एक थंब वाला जो बटन है उसको ज़रूर दबा दें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने जानने वालों के साथ शेयर करें, जिससे कि इंजीनियर्स गेटवे पर जो आपको एजुकेशन या जो भी सिलेबस प्रोवाइड किया जा रहा है उसका लाभ सभी उठा सकें। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।